नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। योगी आदित्यनाथ एकदम फायर हैं, राहुल गांधी पर फायर हैं, अखिलेश यादव पर फायर हैं। राम मंदिर में चोरी करने वाले चोरों को रिमांड पर ले लिया गया है। 24 घंटे में उनसे सच उगलवा लिया जाएगा। योगी ने कह दिया है 20 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ अपने विरोधियों पर बरसे। राम मंदिर वाली पिच अब पूरी तरह टर्न हो चुकी है। योगी अब अपने विरोधियों के पुराने पाप गिना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अब डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव हो गए हैं। बचाव नहीं कर रहे, हमलावर हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कुछ सवाल राहुल गांधी से पूछे हैं, कुछ सवाल अखिलेश यादव से पूछे हैं। वो सवाल क्या हैं और क्या उन सवालों का जवाब राहुल और अखिलेश के पास है? वे साजिशें कर रहे हैं। तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई? कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं। वक्त के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? तुम कब से राम भक्त हो गए? अरे राम द्रोही जैसा आचरण जिन लोगों का रहा हो, ये कौन सी आस्था की बात करते हैं? कल तक एक बाबरी ढांचे के लिए आंसू बहा रहे थे, और आज कैसे एक एक को टारगेट किया जा रहा है, कैसे अयोध्या को टारगेट किया जा रहा है, कैसे राम जन्मभूमि को बदनाम किया जा रहा है, कैसे आस्था पर प्रहार करने का कार्य एक कांग्रेस समाजवादी पार्टी कथित सेकुलर दलों के द्वारा देश के अंदर एक नेगेटिव वातावरण बनाने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। अखिलेश राम राम चिल्लाएं, राहुल राम राम चिल्लाएं। योगी आदित्यनाथ बाबर लेके आए नए नए सियासी राम भक्तों। राहुल अखिलेश पर योगी आदित्यनाथ का अब तक का सबसे तीखा, सबसे पावरफुल, सबसे डायरेक्ट हमला। राम मंदिर दान चोरी केस खुलासे के 30वें दिन सिर्फ 30 मिनट में बाबा ने बाबरी सेना से लिया बदला। योगी का ऐसा ताबड़तोड़ हल्ला बोल। राम मंदिर दान चोरी केस में सियासी खेल खेलने वाले दुश्मन फोर्स की खोल गई पोल। रामद्रोही, बाबरी मस्जिद के नाम पर रोने वाले, राम मंदिर के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले, मंदिर के पैसे से कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनवाने वाले, दोहरे चरित्र वाले राहुल पर, अखिलेश पर नए नए राम भक्त बने देश के सेक्युलर जमातों के लिए योगी ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। योगी ने बिल्कुल सही कहा है। पहले बाबरी गैंग की वकालत करने वाले और अब राम भक्त बनने का ढोंग रचने वाले, सनातन को टारगेट करने वाले इकोसिस्टम की साजिश को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। वे लोग फिर से चुनाव नजदीक आते हुए देख करके फिर से उनके सिर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे साजिशें कर रहे हैं। विपक्ष फिर से जातीय आधार पर समाज के ताने बाने को बांटना चाहता है, छिन्न भिन्न करना चाहता है। कोई मुद्दा नया नहीं। जाति के नाम पर विभाजन या आस्था पर प्रहार, यही है आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र ये दो मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? और यही प्रश्न आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से। उनसे पूछना चाहिए, वे जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में तक बोलती थी कि राम तो हुए ही नहीं। 5 अगस्त 2022 की ये तस्वीरें याद कीजिए, जब राहुल, प्रियंका समेत विपक्ष के तमाम सांसद काले कपड़ों में नजर आए थे। तब अमित शाह ने यह तक कहा था कि कांग्रेस ने 5 अगस्त के दिन को इसलिए चुना ताकि वो काले कपड़े पहनकर अपने मुस्लिम वोट बैंक को मैसेज दे सके कि कांग्रेस उनके साथ है। यह दिन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि 5 अगस्त 2020 को ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। और अब पिछले 30 दिनों से कांग्रेस का वही इकोसिस्टम राम नाम की रट लगा रहा है, खुद को सबसे बड़ा राम भक्त बता रहा है और उसकी आड़ में मोदी योगी पर निशाना लगा रहा है। खुद को सबसे बड़ा राम भक्त साबित करने की इस रेस में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। तुष्टीकरण की सियासत करने वाली सपा भी अब राम के ही भरोसे है। अखिलेश भी राम की भक्ति में लीन हो गए और अब राम के नाम के ही सहारे 2027 के सपने देख रहे हैं। राम मंदिर दान चोरी केस में विपक्ष कैसे शुद्ध रूप से सियासत कर रहा है, ये आप यूपी कांग्रेस के अलग अलग पोस्टर्स में देख सकते हैं, जो पहली लाइन में चंदा चोर और चढ़ावा चोर वाली स्क्रिप्ट लिखती है और दूसरी लाइन में गद्दी छोड़ वाला नैरेटिव फिट करती है। राम नाम के बहाने योगी के खिलाफ हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, जिसमें सियासी साजिश की बू आ रही है। और ये साजिश योगी विरोधियों की टाइमलाइन पर साफ साफ नजर भी आ रही है। कांग्रेस पार्टी को तो राम अचानक इतने अच्छे लगने लगे हैं, कांग्रेस को अचानक राम मंदिर की फिक्र इतनी सताने लगी है कि अब वो उत्तर प्रदेश में गांव-गांव, शहर-शहर बैनर पोस्टर लेकर सद्बुद्धि यात्रा पर भी निकल चुकी है। बहराइच, मुजफ्फरनगर, अंबेडकर नगर, अमेठी, प्रयागराज, कानपुर देहात, अयोध्या, फतेहपुर, रामपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, देवरिया, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, मिर्जापुर, मथुरा, चंदौली। राहुल की पार्टी हर कोने में राउंड लगा रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से राम के नाम को 2027 के यूपी इलेक्शन में भुनाने की कोशिश में है। अखिलेश की पार्टी भी उसी फिराक में है, इसीलिए सबकी टाइमलाइन पर इतना राम राम हो रहा है। और ये सब योगी के खिलाफ सियासी प्लान का ही हिस्सा है। ये अयोध्या को कलंकित किया गया है, वो ये सौदा इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। किसी को नहीं छोड़ा, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये महान भ्रष्ट लोग हैं और धर्म का व्यापार कर रहे हैं। महाकाल के मंदिर का घोटाला और राम मंदिर घोटाला, शिव जी को, ये हमारे राहुल गांधी शिव भक्त हैं, उनके मंदिर में भी घोटाला, और राम भक्त दिग्विजय सिंह है, उनके मंदिर में घोटाला। इसलिए हम उस घोटाले को पकड़ने के लिए अधर्म पर धर्म की विजय हमारी मांग है। ये जो राम मंदिर में जो चोरी हुई है, घोटाले हुए हैं, जमीनों को लेके भी और चंदे को लेके, चढ़ावों को लेके, वो इश्यू पूरे देश के हर गांव में पहुंच गया। अब इनका चाल भी सामने आ गई, इनकी चेहरा भी आ गया, चरित्र भी आ गया। तो चाल, चरित्र, चेहरा जो है ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं उसके अंदर भी, और अब पूरा देश समझ चुका है इनको।
योगी के सियासी दुश्मनों का प्लान छिपा नहीं है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। योगी के विरोधी हाथ में बैनर पोस्टर लेकर गांव-गांव, शहर-शहर ऐसे ही नहीं घूम रहे, वो राम मंदिर दान चोरी केस के नाम पर एजेंडा ड्रिवन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हर 2 लाइन में योगी को टारगेट कर रहे हैं, मोदी का नाम ले रहे हैं। मगर क्या विपक्ष के ऐसे हथकंडों से देश की जनता बहक जाएगी? क्या सच्चे राम भक्त दशकों से राम का विरोध करने वाली पार्टियों के झांसे में आ जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। और ऐसा क्यों होगा, ये खुद योगी आदित्यनाथ से सुनिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में घटना घटित हुई। ट्रस्ट ने बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा कि ट्रस्ट में ऐसी घटना घटित हुई है, अगर हम सफाई देंगे तो हो सकता है लोगों को विश्वास न हो, और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार एक हाई लेवल की एसआईटी गठित करे और उस एसआईटी के माध्यम से सच्चाई समाज के सामने आनी चाहिए। हमने तत्काल एक एसआईटी गठित की। एसआईटी जब तक गठित नहीं हो रही थी तब तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य सेकुलर दल कहते थे कि एसआईटी गठित होनी चाहिए। हमने गठित कर दी, फिर उन्होंने दूसरी डिमांड करनी शुरू कर दी। पिछले 1 महीने से हम सबके पावन धाम अयोध्या को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कैसे मुहिम चला रखी है। अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी, और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। आज की अयोध्या हरेक को आकर्षित करती है, दुनिया को आकर्षित करती है, और यही तो पीड़ा विपक्ष की है कि न चाहते हुए इनके दुष्प्रचार के बावजूद भी इतने लोग अयोध्या कैसे आ रहे हैं। उनको चिंता इस बात की है अब यह देश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चंगुल में नहीं फंसने वाला है। विपक्ष को दिए योगी के जवाब से क्लियर हो जाता है कि अब योगी आदित्यनाथ बैक फुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर आकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इकोसिस्टम पर अटैक करेंगे। और योगी ने अब नए नए बने राम भक्तों को सियासी धर्म संकट में डाल दिया है। योगी ने विपक्ष की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है, ऐसा सवाल पूछ लिया है जिसके बाद राम नाम पर सियासत करने वाले ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ये तस्वीरें तो याद होंगी आपको। ज्यादा दिन नहीं बीते, समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक हर कोई वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहा था। वक्फ के फेवर में संसद से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा रहा था। यानी योगी के जो विरोधी आज राम मंदिर दान चोरी केस में सुबह शाम दिन रात हंगामा खड़ा कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं, गली गली मोहल्लों मोहल्लों में जा जाकर 2027 वाला चुनावी माहौल बना रहे हैं, वही विरोधी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के नाम पर हो रही अवैध वसूली, धांधली और भू माफियाओं की लूट पर खामोश थे, चुपचाप तमाशा देख रहे थे। और जब उस लूट पर लगाम लगाने के लिए वक्फ संशोधन बिल लाया गया तो विरोधियों को अपने वोट बैंक की याद आ गई। इस इकोसिस्टम को तब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के नाम पर हो रही लूट खसोट नहीं दिखी। राहुल को तब वक्फ की संपत्तियों के नाम पर हो रही अवैध वसूली और धांधली नहीं दिखी। तब राहुल ने लिखा वक्फ बिल मुसलमानों पर हमला करने के लिए लाया गया है। तब राहुल ने कहा कि वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ एक हथियार है जिससे उनके पर्सनल लॉ और प्रॉपर्टी राइट्स पर खतरा आ जाएगा।
तब अखिलेश को भी राम मंदिर दान चोरी केस की तरह वक्फ की संपत्तियों के नाम पर हो रही लूट नहीं दिखी। जानते हैं तब समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी? वो वक्फ की संपत्ति में हो रही लूटपाट के खिलाफ लाए गए बिल के विरोध में धरने प्रदर्शन कर रही थी। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन तक सपा के सांसद हर जगह पहुंच जाते थे। वो वहां वक्फ के नाम पर हो रही लूटपाट पर एक शब्द नहीं बोलते थे, उल्टे उस लूटपाट को एक तरह की मौन स्वीकृति देते थे। वक्फ की संपत्तियों को लूटने वाली सोच को गले लगाने वाला यही इकोसिस्टम आज राम मंदिर दान चोरी केस पर इतना शोर मचा रहा है, योगी विरोधी बैनर पोस्टर बना बनाकर फैला रहा है। योगी ने अब ऐसे सारे चेहरों को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। राहुल अखिलेश का असली एजेंडा एक्सपोज कर दिया है। और कभी कभी तो मुझे संदेह होता है, संदेह इस बात का होता है कि ये लोग एक घटना को किस तरीके से बढ़ा करके हिंदुओं को अपमानित करके आस्था पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके और कुछ चंद चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं। मैं कहता हूं वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? क्या इसका जवाब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देंगे? और यह प्रश्न हम में से हर जागरूक नागरिक को इनसे करना चाहिए। इन लोगों से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तुम्हें क्या अधिकार है? इनकी पीड़ा तो यह थी कि जहां पे ये बाबरी का गुलामी ढांचा देखना चाहते थे, आज आप सबके पुरुषार्थ से वहां भगवान राम का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर खड़ा है। और यही तो पीड़ा समाजवादी पार्टी की है। उनकी पीड़ा तो यह है, उनकी पीड़ा आस्था नहीं है। और इसीलिए मुझे देख के लगता है अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। और ये इन लोगों के दोहरे चरित्र से आप अनुमान लगा सकते हैं। योगी के विरोधियों का दोहरा चरित्र अब पूरी तरह देश के सामने आ गया है। जो इकोसिस्टम वक्फ की संपत्तियों में हुई लूटपाट पर खामोश रहे और राम मंदिर दान चोरी केस पर इतना शोर मचाए, उसका सीधा सीधा मतलब ही ये है कि ये सब कुछ 2027 वाला पॉलिटिकल प्रयोग है। ये सब कुछ हिंदुओं को योगी के खिलाफ करने वाला प्लॉट है। उनकी भी कठिनाई ये है कि 27 में चुनाव होने वाला है, तो वो सोच रहे हैं कि इस मामले में जितना असंतोष खड़ा कर सकते हैं कर लें। वो अब राम भक्ति से शुरू करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये 2027 के चुनाव की तैयारी है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इसलिए जो लोग इस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं, उसमें से जो कपटी और स्वार्थी हैं, समाज उनको पहचान रहा है, समाज उनको दंड देगा। चीन में जुलाई में ही मॉनसून का टॉर्चर शुरू हो गया। 60 मिनट की बारिश में ही चीन में बांध टूट गए। 24 घंटे में आधे साल की बारिश हो गई। शहर स्विमिंग पूल बन गए।
चीन में टाइफून मेसाक के बाद ऐसी मूसलाधार आफत आई है कि 20 लोगों की मौत हो गई, 22 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं और करीब 5000 घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। कैसे मानसूनी बारिश के शुरू होते ही चीन में तबाही के सीन आने लगे, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन में पानी की तबाही का पहला मंजर। चीन में पानी की तबाही का दूसरा मंजर। चीन में पानी की तबाही का तीसरा मंजर। चीन में पानी की तबाही का चौथा मंजर। चीन में पानी की तबाही का पांचवा मंजर। चीन में पानी की तबाही का छठा मंजर। चीन में पानी की तबाही का सातवां मंजर। चीन में पानी की तबाही का आठवां मंजर। चीन में पानी की तबाही का नवां मंजर। चीन में पानी की तबाही का 10वां मंजर। जब कुदरत कहर मचाती है तो सुपर पावर होने का दावा करने वाले भी सरेंडर कर देते हैं। जो देश खुद के सुपर पावर होने का दावा करता है वो ऐसा बांध भी नहीं बना सकता जो 1 घंटे की बारिश झेल सके। चीन सुपर पावर है, सबसे जोरदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन सारा सिस्टम, सारा डेवलपमेंट हवा हो जाता है जब कुदरत का गुस्सा नजर आता है। यह चीन है, यहां पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं। दुनिया में ढोल पीटता है कि गजब का ड्रेनेज सिस्टम है, जितना भी पानी आएगा चुटकी में निकल जाएगा। लेकिन सब दावा धरा का धरा रह गया। चीन का गुआंगशी प्रांत डूब गया। बस एक तूफान में साक और बारिश ने चीन के डेवलपमेंट की पोल खोल दी है। हालत यह है कि चीन के गुआंगशी और हुबेई में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। खुद को टेक्नोलॉजी में सुपर बताने वाला चीन कुदरत के सामने कितना बेबस और लाचार नजर आ रहा है। लेकिन यह हुआ कैसे? चीन में गुआंगशी से लेकर हुबेई के इन इलाकों में जहां साल भर में औसतन करीब 1300 मिलीमीटर बारिश होती है, वहां सिर्फ 14 घंटे में ही 50% से ज्यादा पानी यानी 745 मिलीमीटर बारिश हो गई। गुआंगशी में 29 नदियों और 36 हाइड्रोलॉजिकल स्टेशनों पर पानी का स्तर बाढ़ के खतरे वाले निशान से ऊपर चला गया है। ये चीन के गुआंगशी प्रांत के हेंगझोउ की तस्वीरें हैं। इसे चीन का ग्लोबल टेक पावर हाउस कहा जाता है। लेकिन जब कुदरत ने कहर बरपाया तो पूरा शहर ही समंदर बन गया। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी नजर आएगा। क्या गांव, क्या शहर, सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। रिहायशी इलाकों और बाजारों में कई फीट पानी भर गया है। कारें और मोटरसाइकिलें तिनके की तरह बहती हुई नजर आई हैं। बाढ़ प्रभावित एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है।
बाढ़ के बीच फंसे लोगों को निकाला जा रहा है, बोट के जरिए सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें भी चीन के हेंगझोउ शहर की हैं, जहां 1 घंटे की बारिश में बांध की दीवार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। डैम टूटने के बाद पानी की लहरें डराने लगी। ऐसा लगा मानो जल प्रलय आ गया हो। लियोलान जलाशय के बांध में बड़ी दरार आने से बड़ी मात्रा में कीचड़, टूटे हुए पेड़ पौधे और इमारतों का मलबा बहकर निचले इलाकों में पहुंच गया। लियोलान रिजर्वेयर टूटने से पूरा का पूरा गांव पानी में बह गया। निचले इलाकों में बसे कई गांव और शहर बाढ़ की चपेट में आ गए। इस दौरान घर में मौजूद एक दंपत्ति अपनी छत से मदद की गुहार लगाता नजर आया। दंपत्ति का पूरा घर पानी में डूबा नजर आ रहा है, सिर्फ छत वाला हिस्सा ही बचा है। लेकिन पानी की लहरें इतनी तेज है कि कोई भी मदद को आगे नहीं आया। लियोलान रिजर्वेयर का निर्माण 1960 में हुआ था और इसमें 95.52 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा हो सकता है। यह 4 टाउनशिप के 40 गांवों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है। ये तस्वीरें चीन के गुइझोउ प्रांत की हैं। यहाँ पर भारी बारिश के बाद जियान नदी उफान पर है। पहाड़ों से घिरे गुइझोउ प्रांत के रिहायशी इलाके और खेत पूरी तरह से डूब गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रोंगजियांग क्षेत्र में इसे 50 सालों में आई सबसे भीषण बाढ़ बताया जा रहा है, जिसने पूरे के पूरे ग्रामीण कस्बों को मलबे और पानी में डुबो दिया। बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए गुइझोउ प्रांत के अलग अलग इलाकों से 10,000 से अधिक लोगों को इमरजेंसी कैंपों और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रांत को जोड़ने वाली कई मेन सड़कें टूट चुकी हैं, पुल बह गए हैं और बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक आने वाली बाढ़ और भूस्खलन को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। राहत और बचाव दल लगातार रबर बोट्स के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के कार्य में जुटे हुए हैं। पानी के बीच घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं, बुजुर्गों को कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। अस्पताल भी बाढ़ के पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। कई स्थानीय चिकित्सा केंद्रों में पानी घुसने और बिजली पानी की आपूर्ति ठप होने से मरीजों की जान आफत में आ गई है। मासूम बच्चों को अस्थायी पुलों से बाहर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। दूसरे मरीजों को भी सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। कई अस्पतालों के परिसरों में चारों ओर पानी जमा होने के कारण डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अस्थायी लकड़ी के पुल बनाने पड़ रहे हैं, ताकि मरीजों का इलाज जारी रखा जा सके। गुआंगशी में खासकर नैनिंग के पास बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। नैनिंग में बाढ़ की वजह से ऐसे ऐसे मंजर देखने को मिल रहे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। रिहायशी इलाकों में पानी अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। नैनिंग में हालात कितने भयावह हैं, उसे इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पूरा घर डूबा हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ छत वाला हिस्सा ही बचा हुआ है और वहां पर 12 से 13 लोग मदद के इंतजार में खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि पानी की लहरें लगातार डरा रही हैं। सड़क पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुकी है। ट्रैफिक लाइट भी आधी से ज्यादा डूब चुकी है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। चीन के गुआंगशी में फांगचेंग गांग में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। एक तरफ से देखते जाइए, पानी का सैलाब ऐसा है कि एक लाइन से सैकड़ों कारें डूबी नजर आ रही हैं। सिर्फ कार का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। बीच सड़क पर एक बाइक भी बह रही है। बाइक के सिर्फ दोनों साइड मिरर नजर आ रहे हैं। चीन में सिर्फ बाढ़ और बारिश का ही कहर देखने को नहीं मिल रहा, बल्कि मध्य चीन के हुबेई प्रांत में आए भीषण आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। हुबेई प्रांत के हुआंगशी, हुआंगगांग और शियानिंग शहरों में महज 4 घंटों के भीतर 149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चली। तूफान के कारण कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। भीषण टॉर्नेडो ने कई शहरों में भारी तबाही मचाई। इमारतें, वाहन और बिजली ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ। चीन में पिछले 24 घंटे में बाढ़, तूफानी बारिश और भूस्खलन की घटनाओं में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 331 अन्य लोग घायल हुए हैं। तेज बारिश और तूफान से 22 इमारतें नष्ट हो गईं, जबकि 4,855 को काफी नुकसान पहुंचा है। आपदा से 93,300 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और 54,460 लोगों को टाइफून मेसाक के कारण आई मूसलाधार बारिश के चलते सुरक्षित निकाला गया।
अभी जुलाई का पूरा महीना बचा है। मौसम विभाग ने अभी और भी बारिश की भविष्यवाणी की है। जिस हिसाब से मौसम का रुख नजर आ रहा है, लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में चीन को आसमानी आफत से राहत की उम्मीद मिलने वाली है।